हम्म। तो बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस ओएफटी में, जहाँ पर आप सीखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटेंसी एंड बिजनेस मैथमेटिक्स। मेरे चैनल इंडियस ओएफटी पर, जिसका फुल फॉर्म है ऑनलाइन फ्री टीच। बहुत दिनों बाद आज हम लेकर के आ रहे हैं फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन नंबर 20 और 21, 22, 23 सब लाइन से आपको डे बाय डे मिलता जाएगा, जितने भी क्वेश्चन है इसके। अब तक हमने इसके पीछे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दी, सब अलग अलग है। आपको सिर्फ इतना ही सर्च करना है, फाइनल अकाउंट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, तो आपको मिल जाएगा। अब मान लेते फिर भी ना मिले तो आपको आगे ये लिखना होगा, फाइनल अकाउंट बाय एसडीएम सर। बाय एसडीएम सर या इंडिया सॉफ्टवेयर सर लिखेंगे तो मेरा ही वीडियो आपको टॉप पे दिख जाएगा। ठीक है, तो वो सब आप लिंक में भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो फिर आप सर्च करके देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर आपके पास बुक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने बस इसका एक छोटा सा टुकड़ा लगाया है, स्क्रीनशॉट फोटो खींच के, जो हो सकता है आपको काफ़ी छोटा दिख रहा हो। तो दरख्वास्त है, बुक कम से कम होगा तो निकाल के बैठो और एक कॉपी लो, क्योंकि जो जो कार्यविधि बताऊंगा उसको नोट करना, क्योंकि आंसर तो आपको मिलेगा, लेकिन अगर आपने उसको नोट नहीं किया, उसकी कार्यविधि नहीं की, तो आपको समझ में कुछ आने वाला नहीं, सिर्फ छाप के जाओगे। तो समझना है ना कि बनता कैसे है, तो फिर ध्यान से देखो वीडियो को एंड तक। देखो, यहाँ जो हम बनाने वाले हैं वो है व्यापार एवं लाभ हानि खाता। क्या बनाने वाले हैं? व्यापार एवं लाभ हानि खाता, जिसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जिन जिन मदों पर सबसे पहले व्यापार खाता बनता है, जिन मदों से हमारा पैसा जाता है, जैसे कि माल खरीदने पर पैसा गया, मजदूरी पर पैसा गया। ठीक है, शुरुआत के आपके जो बचे हुए माल प्रारंभिक स्कंद होते हैं, और जैसे कि चुंगी कर दिया, ठीक है, गाड़ी भाड़ा दिया, ये जितने भी खर्चों के साधन हैं माल को बेचने से पहले जो कि खर्च किए गए माल के निर्माण में, वो आपको डेबिट साइड लिखना होता है। इसके क्रेडिट साइड में माल विक्रय हुआ, मतलब जो पैसा आया उस मदों को लिखना है। तो मान लेते हैं विक्रय करने से पैसा आया, है ना, और लास्ट में आपको कुछ माल बच गया, बचा हुआ माल लास्ट का अंतिम स्कंद कहलाता है। ठीक है, या किसी अन्य तरीके से जो पैसा आ रहा है इसमें माल को बेचने से संबंधित में, विक्रय से पहले में, वो आप समाकलन साइड में लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका बनता है ये। यहाँ पर कुछ वापसियाँ होती है, जैसे बेचा हुआ माल में कुछ वापस आ सकता है, तो उसको इसमें से माइनस कर देना है, विक्रय वापसी को। क्रय किया हुआ माल में से कुछ वापस करना पड़ सकता है खराबी के कारण, तो यहाँ पर भी उसमें से वापसी आप माइनस कर देंगे। तो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, अगर आपने 11वीं में व्यापार एवं लाभ हानि खाता बनाया है, तो फिर आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि कौन से मदे, इनमें से कौन से मदे व्यापार खाते में लिखे जाते हैं और कौन से मदे लाभ हानि खाते में लिखे जाते हैं। अगर आपने ये स्पष्ट रूप से समझ लिया तो फिर क्वेश्चन आपसे फटाफट बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलो समझते हैं टिक लगा करके। तो देखो, व्यापार खाते में आता है सबसे पहले प्रारंभिक स्कंद। अब यहाँ पर ढूंढो प्रारंभिक स्कंद कहाँ लिखा है, तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर आपको मिलेगा प्रारंभिक स्कंद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, चूंकि ये व्यापार खाते में आना है तो हमने उसको छांट लिया। अब इसके अलावा और भी कुछ आना होता है, उसको भी देखेंगे। हाँ, तो इसके बाद आता है आपका क्रय वापसी, लेकिन क्रय वापसी पूरे प्रश्न में कहीं नहीं है, इस चिट्ठे में विवरण में। तो आप संयोजन में देख सकते हैं, यहाँ भी क्रय वापसी नहीं बताया गया है। तो अब आप ढूंढते हैं मजदूरी, गाड़ी भाड़ा। तो मजदूरी मुझे दिख रहा है 8 9 10वें नंबर पर, ये मजदूरी जिसको मैंने टिक कर दिया। और इसके बाद आप ढूंढ सकते हैं गाड़ी भाड़ा, चुंगी कर, ये सब दिया होगा तो वैसे बिजली कर, कोयला और बिजली कर दिया है। ठीक है, कोयला और बिजली की आवश्यकता होती है माल के निर्माण संबंधित में। माल के विक्रय के बाद आपको कोयला बिजली क्यों चाहिए, है ना, माल बनाने से संबंधित आपको कच्चे पदार्थ चाहिए रहते हैं। तो माल को विक्रय करने से पहले जो खर्च किया जाता है वो सब आपको व्यापार के विकलन साइड में लिखना है। अब
जितने भी खर्चे थे हमने लिख लिया। अब हम देखते हैं इधर क्या प्रॉफिट है। अच्छा, एक चीज़ और है, क्रय। ठीक है, ये भी आपको विकलन में लिखना है। अब जो समाकलन में लिखना है उसको मैं चलो रेड में टिक लगा लेता हूँ। ठीक है, तो देखो विक्रय लाभ हुआ है, विक्रय से पैसा आता है, तो जो पैसा आ रहा है वो आपको समाकलन में लिखना है, तो रेट मतलब समाकलन। ठीक है, और क्या है? और कुछ नहीं है। ठीक है, बस इतना ही चीज़ है। तो इन चीज़ों से आपको बनेगा। हाँ, अगला जो होता है वो अंतिम स्कंध है, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे सबसे लास्ट 6वें नंबर के संयोजन में 31 मार्च 2016 का अंतिम स्कंध कितना है? 47,000 रुपये। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो बस इन चीज़ों को व्यापार एवं लाभ हानि खाते में लिखो। अब लिखना कैसे है? तो लिखने का सिंपल तरीका है, आपको एक कॉलम तैयार करना है। ठीक है, देखना ध्यान से कॉलम कैसे तैयार करते हैं। आपको लिखना होगा व्यापार एवं, एक लाइन खींच करके, लाभ हानि खाता। ठीक है, उसका कॉलम कुछ इस तरह से रहेगा। एक रहेगा विवरण राशि, विवरण ये राशि आपका। ठीक है, विवरण को आप इंग्लिश में पर्टिकुलर बोलते हैं, यहाँ पर आप उसको अमाउंट कहते हैं। फिर से पर्टिकुलर, ये आपका फिर से अमाउंट है ना। हिंदी में विवरण राशि, विवरण राशि। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना होता है ओपनिंग स्टॉक, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक स्कंद। ठीक है, उसके बाद आप क्रय लिख सकते हैं, और उसमें वापसी है तो माइनस करेंगे, नहीं है तो बस इसी क्रय को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसके अलावा आप मजदूरी लिखते हैं, गाड़ी भाड़ा वगैरह है तो, नहीं तो वो जो कोयला था उसको आपको लिखना पड़ेगा, कोयला और ईंधन शक्ति जो भी है। तो हम देखेंगे क्या क्या है हमारे पास। तो प्रारंभिक स्कंद है हमारे पास 32,400 का, तो आप यहाँ पर उठा करके लिख देंगे 32,400, 32,400। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक, अगला आप देखते हैं क्रय कितना है। तो क्रय हमारे पास 94,000 का है। ठीक है, तो चलो क्रय लिख लेते हैं भाई, ये 94,000 का क्रय हो गया। ठीक, मजदूरी 14,400 की मजदूरी। ठीक, कोयला और ईंधन शक्ति, तो कोयला और ईंधन शक्ति को मैंने टिक लगाया है यहाँ पर, जो कि 4,480, ये लिख दिया मैंने 4,480। ठीक है, यहाँ पर आपको विक्रय लिखना है, तो हम देखेंगे विक्रय कितना है। विक्रय को आप सेल भी कहते हैं ना, तो विक्रय है आपका 1,30,720। विक्रय के बाद आपको अंतिम स्कंद भी लिखना होगा ना, तो चलो फटाफट लिख लेते हैं। विक्रय है 1,00,000, कितना था 30, हाँ 30,720, 30,720। अंतिम स्कंद शायद 47,000 है ना। देखते हैं नीचे जा कर के संयोजन में, सॉरी ऊपर में दिया हुआ है, हाँ 47,000 दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। इसी को यहाँ पर लिखना है। ठीक, लिख लिए। तो इस तरह से आपको खाता बनाना होता है, और जब आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो आपको सिर्फ जोड़ना घटाना है। ठीक है, अब देख के बताओ प्यारे बच्चों, 1,30,000 में 47,000 जोड़ोगे तो कितना होगा? 30 और 40 70, 70,720 है ना। तो 1,77,720 समथिंग यही होगा। उसमें से इन सब को जोड़ करके इनके साथ घटा देना है। ठीक है, चलिए मैं आपको अब फाइनल आंसर दिखाता हूँ। तो चलिए ये आपका आंसर आपको ध्यान से देखना है, इस तरह से आपको लिख लेना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, किस साल के लिए, समाप्ति वर्ष के लिए आप बना रहे हैं वो। विवरण राशि, विवरण राशि आप लिख लेंगे। यहाँ पर हिंदी में आपको बता चुका, अब इंग्लिश में देखो। ओपनिंग स्टॉक 32,400, परचेस है 94,000 का, कोई भी अब इसमें वापसी नहीं है तो डायरेक्ट 94 लिखेंगे। ठीक है, कूलर और ईंधन शक्ति वाला जो भी था वो है आपका 4,480, मजदूरी है 14,400,
और इस तरफ विक्रय है 1,30,720, जिसको एज इट इज़ लिखना है, कोई वापसी नहीं है। तो अंतिम स्कंद 47,000, सबको जोड़े 1,77,720, दोनों तरफ वही बैलेंस होगा। अब इनको आप घटाएंगे, है ना, ये तो टोटल से आप दोनों को क्लोज करते हैं, इन सब को जोड़ के इसके साथ घटाएंगे तो फिर आपका निकलेगा 32,420। ठीक है, अब आप क्या करो, इन सबको कैलकुलेटर में जोड़ के देखो, जोड़ो और इसके साथ घटाओ, तो इन चारों अमाउंट को जोड़ोगे और इसके साथ घटाओगे तो आपका आ जाएगा 32,440। उस 32,440 को आप बोलते हैं सकल लाभ हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो जो कमी होता है, अगर कमी इधर है तो वो सकल हानि कहलाएगा, है ना, ग्रॉस लॉस कहलाएगा। इधर कमी है तो वो सकल लाभ कहलाता है, जिसको इंग्लिश में ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। इस तरह से आपका व्यापार खाता बन गया। अब लाभ हानि खाता भी यही है, तो आपको अलग से कोई ऐसे लाइन वाइन नहीं खींचना, फिर से विवरण राशि नहीं लिखना, यही विवरण राशि रहेगा। जहाँ से आपने 2 लाइन में क्लोज किया वहाँ से पता चलता है कि व्यापार खाता आपका यहाँ पर समाप्त होता है। नीचे जो अब बनेगा ये आपका लाभ हानि खाता होगा। अब लाभ हानि खाते में क्या क्या चीज़ें हैं, तो पहले आपका प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न को आपको ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे क्वेश्चन में, वो आपको प्रश्न से ही पता चलेगा। ठीक है बच्चों, तो चलो थोड़ा सा इसको मिटा दिया जाए जो पहले का हो चुका है। हाँ, जब लाभ हानि खाता बनाते हैं तो आपको संयोजन पे भी ध्यान देना पड़ता है, साथ ही साथ आपके यहाँ पर जो दिए गए हैं मदे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं लाइन से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विक्रय के बाद के जो भी खर्च है या विक्रय करने के लिए जो भी खर्च किए जा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट करना, विज्ञापन करवाना, बीमा करवाना, वो सब चीज़ें इसमें आती हैं लाभ हानि खाते में। तो देखो सबसे पहले सामान्य व्यय, जनरल एक्सपेंसेस एकदम याद ही रख लो, ये लाभ हानि खाते में आते हैं। अब कुछ बच्चे एकदम नए होंगे इस वीडियो को देखने वाले, जिनको कुछ भी नहीं पता होगा व्यापार एवं लाभ हानि खाते के बारे में, तो सबसे पहले मैंने अंतिम खाते का थ्योरी का वीडियो बनाया था, जहाँ पर मैंने आपको इम्पॉर्टेंट थ्योरी, परिभाषा, अर्थ सब कुछ समझाया था। लाभ हानि खाते का मैंने प्रारूप भी दिखाया था कि क्या क्या विकलन में आएगी, क्या क्या समाकलन में आएगी। उसको आप याद करके भी इस क्वेश्चन को फटाफट बना सकते हो। व्यापार खाते का भी क्या विकलन में आएगा, समाकलन में आएगा। चिट्ठे में क्या संपत्ति, क्या दायित्व है, सब कुछ मैंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ एक प्रारूप आपको दिखाया था। वो अगर आप देख लेते हो ना तो आपको याद हो जाएगा कि किसको किधर लिखना है। ठीक है, तो ये सब आपको से फटाफट बनेगा। तो आपने नहीं देखा ना तो कमेंट करो, लिंक तुरंत प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखो सामान्य व्यय आएगा, टिक लगा लेते हैं। ये देखो भवन तो आएगा नहीं, लेकिन भवन पर अगर कोई ह्रास है तो जरूर आएगा। तो चेक कर लो भवन पे कोई कमी मोटर गाड़ी पर है, भवन पे तो नहीं है। ठीक, मशीन है, मशीन पर कुछ संयोजन मैंने पढ़ा था, हाँ 10% है, तो समझ लो मशीन मशीन का एंट्री नहीं होगा पर मशीन के ह्रास का होगा हानि तरफ, क्योंकि ह्रास क्या करता है, किसी भी संपत्ति में कमी कर देता है, हानि होता है, लॉस होता है, उसको हानि समझ करके लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में लिखना होता है। ठीक है, अगला कर और बीमा, ये एक प्रकार का खर्च है जो माल से संबंधित है, वो तो आपको लिखना पड़ेगा। अपहार मतलब बट्टा, डिस्काउंट या छूट देना, ये भी आपके लिए हानि है, तो हानि मान के आपको विकलन साइड में लिखना है। इसी तरह से डूबत ऋण आयोजन, आयोजन आपके लिए प्रॉफिट है, इसको आप समाकलन साइड लिखेंगे लाभ तरफ। और मोटर कार पे कोई संयोजन है शायद मोटर कार पर 12% आरक्षण करना है, तो ये मोटर कार है, उस पर आपको आरक्षण निकालना है। कारवाई का 1/3 भाग स्वामी के खाते में हस्तांतरण करना है, मतलब 1/3 निकालने के बाद जो आएगा उसको व्यय में विकलन साइड में लिखना है ना। और दान वान तो आपके लिए ऑलरेडी नुकसान होते हैं, तो ये कुछ चीज़ें स्पष्ट रूप से लिखे जाएंगे, और इस समाकलन में आपका कमीशन रहेगा, तो इन सब चीज़ों को आपको लिखना है। संयोजन में आप देखेंगे मशीन पर, मोटर कार पर, ऋण पर ब्याज देना बाकी है, और दान में प्रतिवर्ष इतना दिया जाएगा, ये भी आपका लॉस है, साथ ही साथ ये वाला। तो जितने पॉइंट आपको मिले, आय देनदारों पर डूबत ऋण वगैरह निकालना होता है, देनदारों को जो छूट देना वो भी अपने लिए लॉस है, तो इन सब चीज़ों की कार्यविधि आपको करनी होती है, तो वो आपको ध्यान से देखना और समझना पड़ता है। ठीक है, तो उसको आप नोट करेंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या क्या लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था सामान्य व्यय, इंग्लिश में उसको हम जनरल एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो सामान्य व्यय आपको लिखना है 5,000 रुपये, जो कि आपने लिख दिया। ठीक है,
जो हिंदी में बनाते हैं बच्चे वो हिंदी में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना तो आप नोट कर लीजिए। पहला हमारा सामान्य व्यय जिसको हम इंग्लिश में जनरल एक्सपेंसेस बोलते हैं, विकलन साइड में लिखते हैं। ये कहाँ से आया? तो ये सकल लाभ है जो आपको यहाँ पर होता है ना व्यापार एवं लाभ हानि खाते में। हानि होगा तो वो इधर फर्स्ट में आना चाहिए, लाभ हुआ है तो वो इधर समाकलन में फर्स्ट में आना चाहिए। ठीक है, तो लाभ को समाकलन करना है। तो सबसे पहले यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट हो गया समाकलन में, यहाँ पर सबसे पहला खर्च असामान्य एक्सपेंसेस मतलब सामान्य व्यय आ गया। ठीक है, दूसरा इसमें तीन ही चीज़ आना है तो इन तीनों को समझ लो। सकल लाभ लिखने के बाद डूबत ऋण आयोजन जो किया गया था 1800 का वो। ठीक है, और फिर एक कमीशन जो प्राप्त है 2640 रुपये। अब डूबत ऋण आयोजन को इधर क्यों लिखा गया वो भी समझा देता हूँ। देखिए, डूबत ऋण आयोजन दो प्रकार के होते हैं, एक जो डूब गए, दूसरा जो मिलने के चांस है ना, संभावित होते हैं। क्या होते हैं? संभावित होते हैं। तो ऐसा डूबत ऋण जिसको हमने डूबत ऋण मान लिया था, लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि उसके मिलने के चांस है। तो मिलने के चांस है मतलब वो प्लस होंगे, वो मिलेगा पैसा, और जो मिलना है उसको तो आप समाकलन में लिखते हो। इसलिए ये डूबत ऋण जो चिट्ठे के समाकलन साइड में दी जाए और उसको आपको लाभ समझ करके लाभ हानि खाते के प्लस समाकलन साइड में लिखना है। ठीक है, वैसे चिट्ठे में नहीं देगा, ये विवरण में देता है। और जो अलग से नीचे में डूबत ऋण आयोजन करना है बोल दे और समझ जाओ, फिर वहां पर आपको हानि हो रही है, फिर उसको आपको इधर लिखना होता है। ठीक, तो अब आते हैं पूरे विकलन साइड में। तो दूसरा क्या आपका मशीन पर ह्रास है ना। मशीन कितने का है तो देख लो, मशीन की राशि और ह्रास को आप देख लो ना, उसी की कार्यविधि कर लेना। तो मशीन का अमाउंट कितना है भाई? हाँ, 18,680। मशीन पर 10%, मोटर कार पर 12% बोला है। 18,680 का 1868 होना चाहिए, है ना। तो देखो, मशीन का 10%, 1868। 10% मतलब लास्ट के एक संख्या को आप गायब कर दो अगर वो जीरो है तो। जीरो नहीं है, मान लेते हैं कि 17,587 ये है और इसका 10% निकालना है। तो 10% निकालने का मतलब है लास्ट के इकाई संख्या से पहले दशमलव लगा दो, ये उसका 10% है। अब यही प्रश्न अगर ऐसा होता 80 के रूप में, तो दशमलव यहाँ लगाते, दशमलव के बाद शून्य है तो उसका कोई मतलब नहीं, तो आप सिर्फ इतने को लिखते, ये उसका 10% है। ठीक है, तो उसी तरह से हमने उसका 10% निकाला और यहाँ पर लिख दिया। ठीक, अब ये बैड डेबिट्स पहले से दिया था 320। ठीक है, और आपको अलग से 5% निकालना है। देखो, 320 दिया है, फिर देनदारों पर 5% छूट निकालना है। देनदार कितने के हैं? 12,560। तो 12,560 का 10% पहले मन से निकाल लो, तो वो होगा, एक जीरो को हटा दो तो 1256। 1256 का आधा कर दो तो 1200 का आधा 600, और 56 का आधा 28 होता है, तो 628 निकलेगा। ठीक है। अब आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 600 मैंने 28 का था ना, अभी 612 क्यों निकला? ठीक है, तो देखो 12,560 था शायद, है ना। ठीक है, इसमें से जो पहले का डूबत ऋण है उसको माइनस कर दो, 320। ठीक, अब इसका निकालो 5%, तो 1200 का आधा 600 और 24 का आधा 12, ये निकला। तो डूबत ऋण अलग से पहले से दिया गया हो, फिर से निकालने को बोले, तो पहले कुल देनदार में से उस डूबत ऋण को घटा दो, क्योंकि उतना मिलना नहीं है, तो ये कुल देनदार थोड़ी हुआ, कुल देनदार अब ये होगा 12,400 उसमें से जो छूट निकालना है वो फिर आया है 612, उसको लिखना है। तो यही कुछ कार्यविधि होती है जिसको मैं बोलता हूँ नोट करना होता है, उसको आपको नोट करेंगे तो ये आपका 612 निकला। समझ में आया प्यारे बच्चों? ठीक, आगे बढ़े, चलो। अब ये डिस्काउंट ये अपहार मूल्य करके दिया गया था लास्ट में। ठीक है, अब भी इधर बार बार आना पड़ रहा है, तो चलो मैं इसको उठा के इधर ले आता हूँ। हाँ, जा भाई तू उधर। चलो जाओ भाई उधर। ठीक, अब लगता है कि आ गया, ये छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा। हाँ, ठीक, इतने बड़े जगह में तो स्पष्ट रूप से आ जाएगा और समझ भी आएगा। ठीक है, मेरा भी समय बचेगा, आपका भी। उफ, ठीक,
तो ये अपहार नामे करके दिया गया ना, नामे मतलब विकलन साइड में 1100 रुपये का, ये वो है। ठीक है। ऋण पर ब्याज, तो ऋण पर ब्याज देय 1500 रुपये लिखा था, ये वो है। ठीक है, संयोजन में। इसके बाद है आपका कार एक्सपेंसेस है ना। तो जो कार का व्यय था उसका 1/3 भाग, तो अब क्या करेंगे, 3600 का 1/3 भाग निकालेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 का 0, 1200। अब क्या करेंगे, 3600 में इस 1200 को अलग कर देंगे क्योंकि भूस्वामी के खाते में जाने वाला है। तो 2400 आया। इस 2400 रुपये को आपको लिखना है यहाँ पर, इसलिए 2400 लिखा गया है। ठीक है। अब दान में नीचे यहाँ दिया गया है 210, लेकिन हर वर्ष रुपये कुछ दान में करना है बोला है ना। तो 210 और 500 कितने हुए, 710 हुए। तो टोटल आपको अलग से और दान का फंड ऐड कर देना है उसमें और लिख देना है 710। इसके बाद, अच्छा मेरे वीडियो ऑन है कि नहीं, हाँ ऑन है ठीक। आगे। हम्म कार्रवाई। हम्म एक मिनट, संयोजन को भी देखना पड़ेगा वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। चल भैया तू भी चल तो उधर। हाँ ठीक, इसका बिना भी गाड़ी अधूरी है। ऊपर का हिस्सा बस चाहिए ना। एक मिनट, आप चलिए ऊपर, थोड़ा सा छोटे हो जाइए। ठीक, आप आइए इधर, थोड़े से बड़े हो जाइए। ठीक। अब समझना गाइस, मोटर कार वाला 2 ठो था ना, इसलिए इसको मैं लाया हूँ। एक कार व्यय था है ना, कार व्यय का 1/3, तो कार व्यय कितने का है, 3600 है, ये उसका है ना। अब मोटर कार पर भी बोला है 12% है ना। मोटर कार है कितने का, तो मोटर कार है 4000 का। 4000 का 12%, 12 चौक 48, एक जीरो कट गया, नहीं 2 जीरो कट गए। ठीक है, तो 2 जीरो कटेगा तो 40 होगा, और 12 चौक 48, 480। तो ये जो 480 है ये वो है। ठीक है। अब इसमें और कुछ है क्या। और तो कुछ है नहीं, कार्रवाई के प्रति में ठीक, कुछ खास नहीं। ये आहरण का 160 रुपये, दिया है, तो शायद प्रिंट मिस्टेक है। ठीक, तो ये संयोजन में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, वो क्लियर है, आपको बताता हूँ। देखो कि हमारा जो अभी का संयोजन है, छोटा हो थोड़ा, ठीक, यहाँ पर इस लाइन में बोला गया है, कार्रवाई तथा राशित राशि का 1/3 भाग स्वामी के खाते में हस्तांतरित करना है। ठीक है, तो देखो कार मोटर कार पर हमने राशित राशि निकाली 480, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसका 1/3 भाग भूस्वामी के खाते में हस्तांतरित करना है। तो 3 एकम 3, एक बचेगा इसमें, तो 3 छक्के 18 और ये 0, 160। तो 160 रुपये इस हरासित राशि से निकालना है, जो कि 480 था। इसमें से 160 रुपये निकालने के बाद जो आएगा वो आपको लिखना है। ठीक है। अब इतना लिखने के बाद लाभ हानि में जितने मध्य होने चाहिए थे वो सब हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है। और ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया हो, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है। ठीक है। बीच में अगर छोड़ छाड़ के कहीं गए होगे चाय पानी पीने, तो वापस फिर वहीं से देखो जहाँ से गए थे। ठीक है, तो देख लो,
सामान्य व्यय, मशीन पर ह्रास, और आपका कर बीमा, ये डूबत ऋण, और ये आपका डूबत ऋण आयोजन जो किया गया था, डिस्काउंट है मतलब बट्टा, ये आपका ऋण जो देना है देय है, और ये आपका कार्रवाई, और कार्रवाई पर जो निकालना था वो, उसके बाद आपका डोनेशन जो 210 था दान, और दान में आपको जो अलग से देना है हर साल 500 रुपये, मोटर कार पर ह्रास, और ह्रासित राशि का 1/3 स्वामी के खाते में जाएगा तो वो कट करके ये इस तरह से आपका सकल लाभ, और आपका जो प्रोविज़न करना था डूबत ऋण आयोजन का प्रावधान था वो कमीशन, सबको समाकलन साइड को जोड़ोगे तो वो होगा 36,880। उसके साथ इन सब को जोड़ के घटा दो पूरा 320 तक का, तो जो बचेगा 20,420, ये आपका नेट प्रॉफिट है। तो देखो ये कितना होने वाला है, 16,460, ये है आपका 36,880। दोनों का जो बैलेंस फिगर है वो आपका 20,420। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, आपके दोनों आंसर आ गए। अच्छा, आंसर इसमें नहीं, इसमें दिया होगा, ठीक है। देखो ये आपका सकल लाभ का आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये आपका शुद्ध लाभ का आ गया। अब आपको बैलेंस शीट लाना है, तो बैलेंस शीट काफ़ी सरल होता है, अगर आपने इसको ध्यान से देखा समझा तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं आपको बैलेंस शीट दिखाता हूँ, और उससे पहले आपको बता दूँ कि बैलेंस शीट में क्या क्या आना है, ठीक है। तो देखो बुक होगा तो ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूँ। पूंजी है, पूंजी आपका होता है बैलेंस शीट का, है ना। आहरण, पूंजी की राशि में से आहरण घटाना होता है। भवन संपत्ति है, मशीन भी संपत्ति है, और आपका देनदार है, लेनदार है, ऋण है, और देय बिल है, रोकड़ है, बैंक अधिविकर से, ये सारी चीज़ें आपको आती हैं, अंतिम स्कंद वगैरह भी। तो इन सभी को जो संपत्ति उसको संपत्ति साइड में लिखना है, ये तो आपने 11वीं से ही बनाया होगा, आपको पता होगा। और जो चीज़ें दायित्व उनको दायित्व साइड में लिखना है, ठीक है। तो चलो मैं इसका आंसर दिखाता हूँ। तो गाइज ये रहा आपका बैलेंस शीट, ध्यान से देखना जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो। दायित्व से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो दायित्व में आप लेनदार, देवी पत्र, इनको लाइन से लिख सकते हैं। तो लेनदार आपके पास है 5,000 का, क्रेडिटर या हिंदी में आप लेनदार लिख करके लिख सकते हैं 5,000। हाँ, कॉलम बताना भूल गया, दायित्व राशि संपत्ति राशि का कॉलम होता है, ऊपर में आपको चिट्ठा लिखना है, ठीक है। लेनदार लिखा 5,000 रुपये क्रेडिटर। अब इसके बाद ऋण हो सकता है, देवी पत्र हो सकता है, उनको लाइन से लिख लो। तो देखो ऋण है प्रश्न में 15,760 रुपये का, इस पे ब्याज देना बाकी है, तो जो देना बाकी है उसको जोड़ो क्योंकि देना है। तो 15 और 1 16,000, 700 और 500 1,000 और बढ़ गए, 16 1 17,260। तो यहाँ पर लिखा है 17,260, ठीक है। ये लिख लेना है जोड़ करके, जो देना होता है दायित्व के रूप में। देवी पत्र दे बिल बोल कर बिल पेबल करके दिया गया है आपको, तो 7,700 बिल पेबल देवी पत्र का लिखेंगे। फिर बैंक अधिविकर से आपको दिया 6,600, आपने बैंक अधिविकर 6,600 लिखा। अब पूंजी पे जो संयोजन उसको ध्यान से देखना, पुराने पूंजी को आपको लिखना है 49,000 जो कि दिया हुआ है। नया पूंजी क्या जुड़ेगा इसमें, पूंजी मतलब नया क्या जुड़ेगा, तो जो शुद्ध लाभ हुआ है आपको, जो कि आपको लाभ हानि खाते में मिलेगा विकलन साइड में। तो शुद्ध लाभ आपका हुआ है 20,420। शुद्ध लाभ हमेशा जुड़ेगा, और अगर हानि है तो उसको हटा देंगे। तो दोनों जोड़ करके हो गया 49 और 20 59,000, नहीं 69,420। इसमें आपको आहरण घटाना होता है, और आहरण आप देख सकते हैं कितने का है, 4,000 का। ये आहरण घटा दिया 4,000 का, ठीक। 4 है कि कुछ और है, 4,000 का आहरण है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें और है बताना भूल गया, ठीक है। भूस्वामी के खाते में जो 1,200 गया, 160 रुपये जो और राशित राशि से गया, तो कुल मिलाकर के 1,200 प्लस 160, और ये कुल मिलाकर के आहरण कितनी कहलाएगी, 5,360। इसको जब आप घटाएंगे इसके साथ तब आपका आएगा 64,060, ठीक है बच्चों। ये है, तो आप उसको लाइन से नीचे में लिख भी सकते हैं, या फिर टोटल राशि लिखेंगे तब भी चलेगा, वैसे ही आपके जानने के लिए है। अब हर साल जो आपको दान में देना है ना,
वो फिर आपके लिए दायित्व है उस पैसे को देना, तो वो आपको डोनेशन फंड करके ईयरली करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, इस तरह से इन सभी दायित्वों को लिख लिया। अब इनको जोड़ के देखो, ये आपका अमाउंट आ जाएगा। अब संपत्ति को समझो। संपत्ति में सबसे पहला है आपका भवन, लिख लिए भवन, कोई ह्रास नहीं है तो डायरेक्ट 22,000 रुपये। मशीन 18,680 का है, जिसमें से आप ह्रास घटा देंगे 1868 तो आया आपका 16,812। देनदार इतने का है, देनदार में आप डूबत ऋण को घटा देंगे, ये जो दिया हुआ है पहले से प्रश्न में संयोजन में। ठीक है, उसके बाद घटाने के बाद जो आएगा उसमें से जो आपने फिर से 5% प्रोविज़न किया उसको भी घटा दो। इस तरह से जो राशि बचती है दोनों डूबत ऋण घटा करके, है ना, हानि है वो दोनों घट के जो बचा उतना आपको मिलना है। तो आप समझ सकते हैं देनदारों से आपको 11,628 रुपये मिलना है। मोटर कार 4,000 के हैं, उसमें से आप 480 रुपये माइनस करेंगे, तो मोटर कार में 480 माइनस करने के बाद आपका 3,520 रुपये आएगा। रोकड़ आपका 160 रुपये है। अंतिम स्कंद आपका 47,000 रुपये है। ये सारी चीज़ें संपत्ति में आती हैं। तो जो पहली बार देख रहे हो ना, वो याद कर लो थोड़ा कि जितनी भी संपत्ति है, संपत्ति में क्या होता है, भवन, भूमि, पट्टाकृत भूमि, फर्नीचर, मशीन, माल, जो भी चीज़ है सब तो आपकी संपत्ति है। ये सारे आपको मेरे वीडियो के जो थ्योरी का था जिसमें प्रारूप समझाया था उसमें आपको सब कुछ पता चलेगा, वो याद रख लो। तो इसमें से जो भी संपत्ति हो ना, एस टिक लगा लो अपने समझने के लिए या ए टिक लगा लो और फट से उसको यहाँ उतारो। लेकिन ध्यान रखो कि इसे मुजर में क्या घटा क्या बढ़ा है। घटा है तो घटा के लिखना है, बढ़ा है तो बढ़ा के लिखना है। ठीक है, इतना चीज़ जान गए। दायित्व तो एकदम सिंपल चीज़ है। लेनदार देवी पत्र जो है उनको लिखना रहता है कॉमन, कुछ दायित्व तो नहीं देना है तो उसको घटा दो। और पूंजी का संयोजन सिंपल है, शुद्ध लाभ को जोड़ो, आहरण को घटा दो, जो है उसको लिख दो। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 होता है समाप्त। तो मैंने कोशिश किया जितना हो सके आपको डिटेल से बताने का, समझाने का। ठीक है, हाँ, इसके बावजूद अगर आपको फाइनल अकाउंट में, जिसको आप अंतिम खाते कहते हैं, ठीक है, कोई भी अगर डाउट है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरे बाकी के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, बाकी के वीडियो में मैंने ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया था क्योंकि आपको पता होगा बोल करके, लेकिन आगे उन सब की वीडियो फिर से बनेगी सारे क्वेश्चन लाइन से, जहाँ पर आपको इसी तरह से डिटेल में बताया जाएगा जैसा कि इस वीडियो में मैंने बताया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। तो अगर आप समझ गए क्वेश्चन नंबर 20 और बाकी को भी डिटेल से समझना चाहते हैं तो तुरंत कमेंट करें कि हाँ सर बाकी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चनों को आप डिटेल से बनाइए इसी तरह से। तो इस उम्मीद के साथ कि आप अपने क्वेश्चन को वीडियो देख करके बनाते हैं और एग्जाम की तैयारी करते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे अलविदा। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय बच्चों, बाय बाय।